हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेज। इस लेक्चर में हम गाउसेस थ्योरम के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने गाउसेस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करे थे। बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको इस लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, गाउसेस थ्योरम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो डेरिवेशन का हो। ठीक है, कभी कभी 3 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में इसके सवाल आते हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करें ताकि आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाए। जो बच्चों ने इसका थ्योरी कंप्लीट नहीं करा है, फर्स्ट इसकी थ्योरी कंप्लीट करें। मैंने पिछले लेक्चर्स में करा रखी है, हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में है। आप उस थ्योरी को पूरा अच्छे से समझें, लिख लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस पर आए। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। और जो बच्चे गाउसेस थ्योरम के बारे में जानते हैं, बस क्वेश्चंस करने ही आए, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने, सब समझ में आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन फिगर इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड गिवन बाय ई एक्स बराबर 5ax plus 2b where E is in Newton per coulomb and x is in meter. A and B are constants with dimensions. Taking A equals to 10 Newton per coulomb per meter and B equals to 5 Newton per coulomb. ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड। मैंने लिख दिया है यहाँ पर ई एक्स। ठीक है, एंड गिवन बाय, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5ax plus 2b। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन में लिखता हूँ इसे, ई एक्स बराबर कितना है? 5ax plus 2b। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? वेयर ई इज इन न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस में दे रखा है मुझे? न्यूटन पर कूलम में। एंड एक्स इज इन मीटर, और एक्स किस में है? मीटर में है। मतलब एक्स मीटर में है। मुझे यहाँ से पता चलता है कि एक्स क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, जो कि कहाँ आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रही है। देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इक्वेशन है उसमें हमारे सामने एक्स भी है। ठीक है, देखिए ई एक्स बराबर 5ax plus 2b, मतलब एक्स क्या है? डिस्टेंस है। अगर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निर्भर कर रहा है? डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, जहां ए की वैल्यू मुझे गिवन है 10 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक है, ए की वैल्यू ये रही मेरे सामने। ठीक है, एंड बी बराबर 5 न्यूटन पर कूलम, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहां तक सब कुछ मेरे सामने गिवन है। क्या बोला गया आगे? देखिए, कैलकुलेट। पहले में बोला गया है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है क्यूब से निकलने वाला। ठीक है, और दूसरी बात बोली गई है नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्यूब, और इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज बंद है वो मुझे निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहली चीज तो यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे आइडिया कहाँ से लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर निर्भर कर रहा है? डिस्टेंस पर। मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस चेंज होती है, मतलब एक्स की वैल्यू अगर चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म होता तो बिल्कुल सेम होता। मतलब यूनिफॉर्म मतलब कैसा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल लाइंस हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरीके से। ठीक है, तो इस केस में मैं कहूंगा कि ये तो क्या है? पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ में। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्यूब से निकलने वाला, वो कितना फील्ड है? ये रहा आपके सामने, जो कि डिस्टेंस पे निर्भर कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, पीछे मैं आपको बताकर आया हूँ क्वेश्चंस में कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्यूब से गुजरता है तो नेट फ्लक्स 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में नेट फ्लक्स 0 नहीं होता। ठीक है, मतलब ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म है और इससे निकलने वाला फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब देखिए आप, मैं यहाँ पर आपको मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता चुका हूँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए आप, आगे क्या कहा गया है हमसे
नेट फ्लक्स निकालना है मुझे, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ये हम पीछे लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एरिया चाहिए और थीटा चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, पहले तो इस क्यूब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली चीज तो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो किस किस से निकलेगा, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो एम फेज दिख रही है आपको, एक तो इससे जाएगा और एक एन फेज से जाएगा, ठीक है। क्यों जा रहा है एम और एन फेज से, क्योंकि ये दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी की जो फेसेस है उन सबके पैरेलल रहेगा, ठीक है। मतलब ये कि जो टॉप फेस है ऊपर वाली, ठीक है, जो नीचे की बॉटम की है, जो फ्रंट की सामने की है और जो बैक की पीछे की है, वो उन सब से निकलने वाला फील्ड कैसा होगा, पैरेलल होगा। जबकि जो ये सरफेसेस है इन सरफेसेस से कैसा निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा निकल रहा है, इसके अंदर पैरेलल निकल रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मुझे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम फेज के लिए निकालना होगा कि एम फेज के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर एम फेज, ठीक है। एम फेज के लिए आप देखिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो रही है, 0, ठीक है। देखिए एक्स की कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ ई एम लिख रहा हूँ, ई एम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एम फेज, ठीक है। क्या होगा 5a, ये रहा फॉर्मूला, इसके हिसाब से मैं लिखूंगा, बस अब x की जगह कितना लिख दूंगा मैं, 0, ठीक है, प्लस 2b, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई 0 और 2b कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, b की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 5, ठीक है। तो मेरे पास ईएम आ जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये तो ईएम आ गया। अब मुझे n के लिए निकालना है, ठीक है। तो n के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ 4n फेस, n फेस के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एन फेज के लिए देखिए आप एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, जितनी की ये लेंथ होगी उतनी ही एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ किसके बराबर दे रखी है मुझे, 10 सेंटीमीटर के बराबर, और अगर मैं कहूँ तो 0.1 मीटर के बराबर मुझे दे रखी, यानी मैं यहाँ लिखूंगा एक्स बराबर 0.1 मीटर, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो ई एन बराबर कितना आएगा मेरे पास, 5a इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू बी, या 2b, डायरेक्टली 2b लिख देता हूँ। वैल्यूज पुट कर दो आप, 5a की वैल्यू दे रखी है मुझे 10, तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 15 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। मुझे एम फेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया और एन फेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब मैं एन फेज के लिए फ्लक्स निकाल रहा हूँ, तो मैं पहले फाई एम निकाल रहा हूँ, सॉरी एन एम फेज के लिए निकाल रहा हूँ फर्स्ट। तो एम फेज के लिए जो फ्लक्स होगा उसे मैं लिख देता हूँ फाई एम। फाई एम बराबर क्या होगा, ई एम ए एम कॉस, अब देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो एम फेस है इसका एरिया वेक्टर तो होगा लेफ्ट साइड, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। मैंने आपको बता रखा है अगर क्लोज सरफेस होती है तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो ए एम तो कहाँ है, बाहर की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में बोला है एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। तो दोनों में कितना एंगल आ रहा है, 180 का, तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉस 180, ठीक है। अब ई एम की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 10, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10। एरिया कितना होगा, एरिया देखिए इस फेस का, एन फेस का एरिया कितना होगा। अब देखिए एन फेस जो है असल में क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ दे रखा हमें लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये लेंथ भी होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर को मैं यहाँ पर 0.1 लिख सकता हूँ, 0.1 मीटर लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी 0.1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और cos 180 कितना हो जाएगा यहाँ पर, -1, तो मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, -0.1 आएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो मेरे पास एम फेज के लिए फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब एन फेज के लिए निकालता हूँ तो फाई एन बराबर कितना होगा, ई एन ए एन कॉस। अब देखो यहाँ पर एन फेज के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगी, यानी राइट साइड, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए एन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा ई एन, ठीक है। दोनों ही सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 0।
अब देखिए मैं वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ई एन की वैल्यू दे रखी है मुझे 15, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 15। ठीक है, एरिया कितना होगा इसका भी वही होगा जो कि एन का था, यानी मैं लिखूंगा 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर cos 0 की वैल्यू लिखूंगा 1। ठीक है, तो सॉल्व करने पर आएगा मेरे पास ये 0.15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है पूरी, एम फेज के लिए फ्लक्स की और एन फेज के लिए, दोनों फेसेस के लिए आ चुकी है मेरे पास। अब मैं नेट फ्लक्स निकालूंगा, तो फाई नेट बराबर कितना होगा, दोनों ये स्केलर क्वांटिटी तो अल्जेब्रिकली मैं इसे ऐड कर देता हूँ, फाई एम प्लस कितना आ जाएगा फाई एन, तो फाई एम कितना है -0.1 और फाई एन कितना है 0.15। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगी वैल्यू 0.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ये एक काम हो चुका है, यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन पर आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में बोला है नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द क्यूब, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज बंद है। तो देखिए गाउसेस के अनुसार हम जानते हैं फाई बराबर कितना होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू इनसाइड बराबर कितना होगा फाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फाई की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है अभी निकाली मैंने, ये रहे फाई की वैल्यू 0.05, तो मैं यहाँ लिखूंगा 0.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट दिया कितना आएगा 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 4.43 इंटू 10⁻13 कूलम। ठीक है, ये चार्ज आ चुका है आपके पास इस क्यूब में, जो चार्ज बनता उसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी चीज है, हमने फर्स्ट क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला दोनों फेजेस के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद में सिंपल फ्लक्स निकाल लिया। हमने एंगल देख लिया दोनों के बीच में कितना कितना एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में दोनों फेजेस के लिए, और उसके बाद में फ्लक्स को जोड़ दिया, और फिर गाउस के अनुसार हमने इनसाइड चार्ज निकाल लिया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है इन द फिगर शोन कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द स्फीयर्स S1 and S2. The wire AB shown here has a line charge density lambda given by lambda बराबर के x, where x is the distance measured along the wire from the end A. मतलब ये इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप फिगर देखिए, और फिगर में मुझे कैलकुलेट करना है टोटल फ्लक्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से होगा, किस किस से निकल रहा होगा, वो सरफेस S1 से और S2 से। मतलब मुझे S1 सरफेस से फ्लक्स निकालना है एक तो, और एक S2 सरफेस से फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले फ्लक्स निकालने की कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ, 4S1 S1 सरफेस से निकालता हूँ मैं फ्लक्स पहले तो देखिए S1 सरफेस के अंदर कितना चार्ज बन रहा है, कैपिटल Q। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा गाउस के अनुसार, फाई S1 बराबर कितना होगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसके अंदर चार्ज कितना बन रहा है, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक चीज तो कंप्लीट हो गई, ये एक आंसर आ चुका है मेरा। ठीक है, अब मुझे सेकंड आंसर निकालना है S2 सरफेस से। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4S2 सरफेस के लिए। देखिए क्या होगा फ्लक्स की वैल्यू, अब ध्यान दीजिए S2 सरफेस के अंदर क्या क्या बंद है। S2 सरफेस के अंदर एक तो चार्ज तो बंद है ही, और एक वायर दे रखा है AB, उसके ऊपर भी चार्ज है। ठीक है, लेकिन हमें उसमें चार्ज की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। ठीक है, और उस वायर की लेंथ कितनी है L, और बोला गया है कि लैम्डा जो है वो भी डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है लैम्डा बराबर kx, वेयर x इज डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द वायर फ्रॉम एंड A। जो x है वो कहाँ से नाप रहे हैं, हम A से नाप रहे हैं, और जैसे जैसे x चेंज करेगा वैसे वैसे लैम्डा चेंज करेगा। मतलब यह है कि जो ये वायर है इसके ऊपर चार्ज एक तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रहा है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, इस तरीके से चार्ज। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो टोटल अंदर चार्ज जितना बंद है बस वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मुझे क्या पता करना है, सिर्फ इस वायर के ऊपर कितना चार्ज है वो पता करना है। अब आप लोग को याद होगा, मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पढ़ाकर आया हूँ पहले, लैम्डा बराबर हुआ करता था Q बाय L। ठीक है, और ये तो था पूरे एक वायर के लिए, याद होगा आपको कि ये वायर है। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है Q और इसकी लेंथ L है। तो इस वायर के ऊपर इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी Q बाय L। लेकिन अगर इसके हम स्मॉल एलिमेंट के अंदर निकालें तो लैम्डा बराबर में लिखा करता था dQ बाय dx, अगर ये इसकी लेंथ कितनी है dx है। ठीक है, dQ बाई dx, तो dQ बराबर कितना होगा लैम्डा dx। ठीक है,
और Q बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन लैम्डा dx। तो इस फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा, चार्ज निकालूंगा। ठीक है, कौन सा चार्ज, इस वायर का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Q इक्वल्स टू, क्यू ए बी लिख देता हूँ यहाँ पर, क्यू ए बी से पता चलेगा कि वायर का हम चार्ज निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन लैम्डा dx। ठीक है, इक्वल्स टू, अब लैम्डा की जगह कितना लिख दूंगा मैं, kx, यहाँ जाएगा kx, ठीक है, dx। और इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से l तक, मतलब जो लेंथ है वायर की वो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ 0 और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, लेंथ l हो जाएगी। तो टोटल 0 से l तक की इसकी लेंथ है। अब मैं अगर इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो k तो बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और लिमिट आ जाएगी 0 से l तक। ठीक है, तो क्यू ए बी फाइनली मेरे पास सॉल्व होकर आएगा के एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये मेरे पास क्यू ए बी आ गया। अब मैं फाइव एस टू अगर निकालता हूँ तो फाइव एस टू बराबर क्या होगा, देखिए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी एस टू सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज बंद है वो देखूंगा मैं। ठीक है, तो एस टू सरफेस के अंदर एक तो क्यू चार्ज बंद है, तो मैं यहाँ क्यू लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस और एक ये वायर में जितना चार्ज है वो बंद है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्यू ए बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अब मैं क्यू ए बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो कितना आएगा, क्यू प्लस के एल स्क्वायर बाई 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रही है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, यहाँ मैंने फर्स्ट पहले S1 सरफेस के लिए निकाला, तो S1 सरफेस में जो उसके अंदर चार्ज बंद है सिर्फ उसको देखेंगे, बाहर वाले से मतलब नहीं है। ठीक है, S1 सरफेस के लिए ओनली अंदर Q है। ठीक है, जबकि S1 सरफेस के लिए जो वायर है वो बाहर है S1 सरफेस के लिए, जबकि S2 के लिए वायर भी अंदर ही है और चार्ज भी अंदर ही है। ठीक है, मैंने ये फंडा यहाँ पर लगाया है। ठीक है, मैंने सिंपली वायर का जो है चार्ज निकाला और उस चार्ज का मैंने कंडीशन आपको बता दी, इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करें और इसको लिख लें, अगर आप चाहें तो इसको वापस से समझें और फिर लिख लें। ये एक अच्छा सवाल है जो बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे गिवन है, ए गाउसियन सरफेस इन द फिगर इज शोन बाय द डॉटेड लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल बी। ऑप्शंस मुझे दे रखे हैं, ड्यू टू Q1 एंड Q2 ओनली, ड्यू टू Q2 ओनली, जीरो, ड्यू टू ऑल। ठीक है, मतलब ये कहा गया है कि ये आपके सामने चार्जेस प्रेजेंट और एक डॉटेड लाइन से गाउसियन सरफेस बना दी, और बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ पहले तो, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये फॉर्मूला हुआ करता था फ्लक्स का, और यही किसके बराबर होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा गाउसियन थ्योरम के अनुसार। तो आप लोग को अगर लेक्चर याद हो तो मैंने आपको लेक्चर में ये बात समझाई थी कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर ये सब चार्जेस की वजह से होता है, चाहे अंदर वाले चार्जेस हो चाहे बाहर वाले चार्जेस हो। मैंने इस बात पे नोट करा था, काफी आपको जोर दिया था मैंने इस बात पे, आप लोग को अगर याद हो तो मैंने पीछे ये बात समझाई है लेक्चर्स में। ठीक है, जबकि चार्ज कौन सा लिया करते थे हम, अंदर वाला चार्ज, ओनली अंदर वाला कंसीडर करेंगे फ्लक्स निकालने के लिए। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सारे चार्जेस की वजह से होगा, चाहे चार्जेस अंदर हो चाहे बाहर हो। ठीक है, यानी अगर मैं इस सवाल के लिए कहूँ तो इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q1 की वजह से भी होगा, Q1 की वजह से भी होगा और Q2 की वजह से भी होगा। हालांकि जो गाउसियन सरफेस है उसके अंदर चार्जेस कौन से बंद है, Q1 और Q1 माइनस Q1 और Q1, ये दोनों चार्जेस इस सरफेस के अंदर बंद है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है वो माइनस Q1 की वजह से भी है, Q1 की वजह से भी है और Q2 की वजह से भी है। ठीक है, ये बात मैं आपको नोट्स में बता चुका हूँ। तो अगर मैं कहूँ इस सवाल के लिए जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन ड्यू टू ऑल। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था और ये आईआईटी में पूछा गया था। ठीक है, छोटा सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ज्यादातर बच्चे इसको भूल जाते हैं, इस बात को याद नहीं रखते। जो चार्जेस अंदर बंद होते हैं खाली वो सोचते हैं कि उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सबका होता है। तो ये आईआईटी में पूछा गया सवाल है जो 2004 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए या ये रिपीट हो जाए तो ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि सीबीएसई भी अपना लेवल बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है, कंसीडर टू होलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2 एनक्लोजिंग चार्जेस 2Q एंड 4Q रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। आपके सामने दो स्फीयर्स बने हुए हैं। ठीक है, S1 और S2, ये रहा एक S1 स्फीयर और ये रहा S2 स्फीयर, और इसके S1 के अंदर 2Q चार्ज बंद है और S2 के अंदर 4Q चार्ज बंद है। ठीक है,
जो कि मुझे डायग्राम में दिख रहा है। बोला गया है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम, मुझे फ्लक्स निकालना है, इन दोनों स्फीयर से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो निकालना है और फिर उसका रेशियो लेना है मुझे, ठीक है। उस फ्लक्स के जो फ्लक्स निकलेगा दोनों सरफेसेस से उसका रेशियो मुझे निकालना है, ठीक है। ये तो मुझसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, तो मैं पहले फर्स्ट वाला सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में क्या कहा गया है, सेकंड वाला भी हम रुक के करेंगे, सेकंड वाले को बाद में पढ़ूंगा, पहले फर्स्ट वाला करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में मैं स्फीयर वन के लिए निकालता हूँ फ्लक्स, तो 4s1, ठीक है, s1 सरफेस के लिए निकालता हूँ, तो 5s1 बराबर कितना होगा, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाला जो चार्ज है वो, ठीक है। तो अंदर कितना चार्ज है 2q, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो अंदर वाले की बात हो गई। अब आगे देखिए मैं निकालता हूँ अब सेकंड के लिए, तो यहाँ लिखूंगा 4s2, s2 सरफेस के लिए। अब s2 सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्जेस बंद है, देखिए s2 सरफेस के अंदर 2q भी बंद है और 4q भी बंद है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 5s2 बराबर q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बराबर आएगा यहाँ पर 2q प्लस 4q। अंदर चार्ज कौन कौन सा बंद है 2q और 4q, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2q प्लस 4q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना आएगा 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो S1 सरफेस थी उसके अंदर ओनली 2q चार्ज बंद है, देखिए आप, ठीक है, और 4q उसके बाहर है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे S1 वाले केस में। और जबकि S2 के लिए दोनों ही अंदर बंद है, S2 के अंदर बंद है। असल में S1 सरफेस भी S2 के अंदर बंद है, इसलिए जो S1 का चार्ज था वो भी हम S2 के अंदर कंसीडर करेंगे, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, मुझे इन दोनों का रेशियो लेना है। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5:1 अपॉन 5:2 बराबर में लिखूंगा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा मेरे पास 2q अपॉन 6q, तो q से q कट जाएगा और इसको काटूंगा तो यहाँ आएगा 1/3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी पूरी। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r is introduced in the space inside S1 in place of air, deduce necessary expression। ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा यदि S1 सरफेस के अंदर मैं एक मीडियम भर देता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन r, ठीक है। हवा की जगह मैंने क्या कर दिया उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन r। ये बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर, हवा की जगह मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है एप्सिलॉन r, मतलब कि ये कहूं मैं S1 सरफेस के अंदर मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है, ठीक है। तो मैंने ये बात आपको पहले बताई थी जब गाउसेस थ्योरम पढ़ी थी, गाउसेस थ्योरम के लेक्चर में आपको बताइए कि यदि अगर हम स्फीयर के अंदर हमने फ्लक्स सॉरी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है तो उस केस में जो फाई होगा वो क्या होगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज मैं आपको लेक्चर्स में पढ़ा कर आया हूँ, आपको याद होगा पीछे, ठीक है। तो S1 सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फाई S1 बराबर क्यू इनसाइड, S1 सरफेस के अंदर चार्ज कितना बंद है 2q, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2q अपॉन और नीचे आएगा एप्सिलॉन r, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 5s1 मीडियम, ठीक है। 5s1 मीडियम मतलब S1 से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कब, जब मीडियम उसमें इंट्रोड्यूस हुआ हो, ठीक है। यानी ये सिंपल सी चीज है, मेरे पास जब S1 सरफेस में मीडियम मैंने भर दिया है तो उसमें से जो फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू होगी 2q बाय एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं इसको और इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए अगर इसकी मैं वैल्यू देखूं, इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास ये रही 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये कब थी, जब इसमें एयर फिलअप थी, ठीक है, यानी जो S1 सरफेस है उसमें क्या थी एयर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5s1, ठीक है। और कब है ये वाली वैल्यू, जब एयर है इसमें, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन r, ठीक है। मतलब कि अगर मैं कहूँ तो 5s1 मीडियम बराबर किसके होगा 5s1 एयर अपॉन एप्सिलॉन r के बराबर होगा। अगर मैं कहूँ तो मीडियम भरने पर फ्लक्स डिक्रीज होगा,
मीडियम भरने पर फ्लक्स डिक्रीज होगा। देखो आप एयर के अंदर जो वैल्यू थी उसको डिवाइड कर रहे हैं ना एप्सिलॉन आर से, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा मीडियम भरने पर। ठीक है, S1 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में पूछ रखा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं, वीडियो पॉज करके इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड कैरीज ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, एक वायर है, एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है और नॉन कंडक्टिंग वायर है। नॉन कंडक्टिंग वायर मतलब प्लास्टिक का वायर समझ लो आप। ठीक है, इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, जो जेड एक्सिस के पैरेलल है, एंड कैरीज ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और उसके ऊपर लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो ध्यान दो यहाँ पर ये रही जेड एक्सिस और इस जेड एक्सिस के पैरेलल ये रहा वायर, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये रहा वायर। ठीक है, जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। ठीक है, आगे बोला गया इट पियर्स ए थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर इन सच ए वे दैट द आर PQ sustained an angle 120 at the center O of the spherical shell as shown in the figure। मतलब ये कहा गया है कि एक स्फेरिकल शेल लिया, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ये भी मान लो प्लास्टिक का शेल है, ये मान लो आप प्लास्टिक की बॉल है। ठीक है, उसमें हमने होल करा और होल करके उस वायर को अंदर डाल दिया। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखा रखा है कि ये जो बॉल है ये दिख रहा है ना गोल, ये तो मान लीजिए प्लास्टिक की बॉल है और उस प्लास्टिक के तार को मैंने होल करके इस बॉल के अंदर डाल दिया और इस तरीके से डाला कि ये सेंटर से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 120। P से लेकर Q तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। ठीक है, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट। इससे ये पता चलता है, जो ये वाली लाइन लिखी है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि इसके अंदर क्या है, हवा भरी हुई है, इस बॉल के अंदर क्या है, हवा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब इसमें बोला गया है कौन कौन से स्टेटमेंट बोले गए, इज और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर, मतलब कोई एक भी हो सकता है और कोई दो भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं और कोई एक भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे ये बताना है, अब ऑप्शंस में अभी पढ़ूंगा, पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये आईआईटी का सवाल है। ठीक है, और आईआईटी के अंदर ये मोर देन वन करेक्ट वाले आते हैं, उसमें से क्वेश्चन है। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, मतलब एक से अधिक भी सही होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। देखिए बोला गया है पहले तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है, मुझे ऑप्शन पढ़ के आइडिया लगाना होता है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन में बोला गया है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज √3r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक बात, मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के चेक करना है। दूसरी बात बोली गई द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। ठीक है, मतलब ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट है वो 0 होगा एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, जो शेल की सरफेस है उस पर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में मुझसे बोला गया है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज √2r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट में बोला गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट द पॉइंट P। मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी गई है इन दो ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की गई है। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के चेक करूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मैं यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखिए वायर जो है, इस वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। ठीक है, वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, यानी अगर मैं कहूँ ये एक्स डायरेक्शन मान लूं और ये जेड डायरेक्शन मान लूं, तो आप देखिए वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इस वायर को यहाँ ऊपर से देखूं टॉप से, ठीक है, यहाँ टॉप से देखूं तो ये वायर पर, ये रहा वायर, और इस वायर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक, 3D में समझने की आप कोशिश करो। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वायर का टॉप है, वायर का टॉप मतलब वायर का मैं क्या देख रहा हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ ऊपर से। ठीक है, तो वायर कैसा दिखेगा, सर्किल की तरह दिखेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस वायर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वायर के परपेंडिकुलर है, तो वायर के अगर परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। अब मैं यहाँ 3D में डायग्राम बना नहीं सकता, तो आप एक बार इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। अगर वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है तो ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं है इसका मतलब जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी Ez बराबर क्या होगा, 0। ठीक है,
तो एक ऑप्शन तो मुझे यहाँ पर करेक्ट मिल गया है, देखिए द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी ऑप्शन बी तो सही है। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। अब मुझे और ऑप्शन चेक करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा था, तो मैंने एक तो बी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कही गई है और एक डी ऑप्शन में कही गई है। तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया है, क्योंकि जब बी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है हमारा जेड कंपोनेंट में। ठीक है, ये बात मेरे को क्लियर हो गई है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए की और सी की बात करते हैं हम। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को कहा गया है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल कर देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि अंदर वायर कितना बंद है। ठीक है, अगर मुझे वायर की लेंथ पता चल गई तो मैं यहाँ से चार्ज निकाल लूंगा और चार्ज निकल जाएगा तो फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दो, इस डायग्राम में वायर की लेंथ कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान देना, ये वाली लेंथ आर है और ये लेंथ भी आर है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझना इसे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ, परपेंडिकुलर लाइन ये। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आर है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पर कंपोनेंट कितना होगा इधर की तरफ, यहाँ कंपोनेंट होगा आर साइन 60। ठीक है, और यहाँ पर भी कंपोनेंट कितना होगा, आर साइन 60। ठीक है, साइन 60। तो ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, इन दोनों कंपोनेंट्स के सम के बराबर। ठीक है, यानी अगर मैं लिखूं लेंथ एल बराबर कितनी होगी, एल पी क्यू, पी क्यू की लेंथ लिख रहा हूं मैं, वो कितनी होगी 2r साइन 60। ठीक है, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 2r√3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा r√3। ठीक है, ये लेंथ आ गई। ठीक है, अब मुझे पता है लेमडा बराबर क्या होता है, q/l होता है। ठीक है, तो q बराबर कितना होगा, लेमडा एल। ठीक है, और लेमडा तो मुझसे क्वेश्चन में कहा गया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेमडा, और एल की जगह कितना लिखूंगा r√3, तो यहाँ आएगा लेमडा r√3। ठीक है, तो फाइव बराबर कितना होता है गाउस के अनुसार, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर जो चार्ज बंद है, अंदर चार्ज कितना बंद है, क्यू। ठीक है, इस अंदर वाले वायर पे, यानी पी क्यू लेंथ की जो पी क्यू लेंथ का जो वायर है, इसमें जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, और क्यू की वैल्यू कितनी है, लेमडा r√3, तो मैं लिखूंगा लेमडा r√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो ऑप्शन सी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी में भी शेल से निकालने के लिए बोला गया है और ऑप्शन ए में भी शेल से निकालने के लिए बोला गया है। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि ए करेक्ट है और बी करेक्ट है और सी डी दोनों क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी पूरी अच्छे से। ये अच्छे सवाल थे, आप इसे अच्छे से समझिए सारे सवालों को, इसे कॉपी में लिख लीजिए। ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, कुछ नीट में भी आ सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके के सवाल आपको कराए जो बोर्ड में आ सकते हैं, नीट में भी आ सकते हैं और जेईई में भी आ सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम गाउस थ्योरम की एप्लीकेशंस पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा गाउस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इजी भी है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।